नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 मुरार ग्वालियर से। बच्चों आज अपन क्लास 12 जीव विज्ञान अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग इस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे 8.2 प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी, 8.3 एड्स तथा 8.4 कैंसर के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं, इसमें पढ़ना है अपन को इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा क्या है या इम्यूनिटी क्या है, इस प्रकार से जब क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन 2 तरह का हो सकता है। ये क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर में भी और ये क्वेश्चन हो सकता है 4 नंबर में भी। जब ये क्वेश्चन 2 नंबर में आए तो केवल इतना आ सकता है प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी क्या है, और जब ये 4 नंबर में आए तो ये हो सकता है इस प्रकार से आए कि प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, वर्णन कीजिए। फिर इसमें से एक एक क्वेश्चन के एक एक अंक वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जिस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी क्या है। परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है, प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहलाती है। प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यदि क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो कम से कम इतना अपन को लिखना चाहिए। यदि क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो अपन को इसमें क्या जोड़ना है, इसमें इसके प्रकारों का भी अपन आगे वर्णन कर देंगे। तो आगे देखते हैं कि सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी क्या है और उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। तो सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी एक प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है, अर्थात ये जन्म से ही जीव के अंदर पाई जाती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होती है। मतलब क्या हुआ कि जब कोई बाह्य कारक या पैथोजन या जिसे अपन कहते हैं एंटीजन, ठीक है, जब कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये सहज प्रतिरक्षा उसके प्रभाव को रोकने का कार्य करती है, जिसे अपन कह रहे हैं रोध खड़ा करने से हासिल होती है। ठीक है, अब बात आती है उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। उपार्जित या एक्वायर्ड का शब्द का अर्थ होता है जीवन के दौरान अर्जित किया हुआ। तो ऐसी प्रतिरक्षा जो जीव अपने जीवन के दौरान अर्जित करता है, उपार्जित करता है, उसी को अपन क्या कह देंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा। तो उपार्जित प्रतिरक्षा वास्तव में क्या है, तो अपन जानते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट है, इसका अविलक्षण स्मृति है। इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया या रिस्पॉन्स करता है, जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक या पूर्ववर्तीय या एनामिस्टिक अनुक्रिया होती है। इसका कारण यह तथ्य है कि हमारे शरीर को प्रथम मुठभेड़ की स्मृति है। ये प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर के रक्त में मौजूद 2 प्रकार के लक्षणाणुओं द्वारा होती हैं। वो 2 प्रकार के लक्षणाणु या 2 प्रकार के लिम्फोसाइट क्या हैं, वो 2 प्रकार के लिम्फोसाइट हैं, बी लसिकाणु या बी लिम्फोसाइट, और दूसरा है टी लसिकाणु या टी लिम्फोसाइट। रोगजनकों की अनुक्रिया में बी लसिकाणु या बी लिम्फोसाइट हमारे शरीर में या हमारे रक्त में प्रोटीन उत्पन्न करते हैं जो प्रतिरक्षी या एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। तो देखो यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है, प्रतिरक्षी या एंटीबायोटिक्स क्या है। अब अपन जानेंगे सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। तो जब सीधा सीधा प्रश्न अपना सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है ऐसे आए
तो ये 4 नंबर में हो सकता है, तो अपन को इसके बारे में पूरा डिटेल लिखना है। और कभी कभी यदि 2 नंबर में आएगा तो सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है ये पूछा जा सकता है, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है ये पूछा जा सकता है। तो अपन जानते हैं क्या है। जब परपोषी जीव प्रतिजनों या एंटीजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी पैदा होते हैं। ये बात अपन को बहुत अच्छी तरह पता है। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। प्रतिरक्षीकरण या इम्यूनाइजेशन के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। बात समझ में आई? देखो, सक्रिय में क्या हो रहा था कि शरीर खुद एंटीबॉडी डेवलप कर रहा था, शरीर सक्रिय होकर एक्टिव होकर काम कर रहा था। लेकिन निष्क्रिय या पैसिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है, बाहर से बने बनाए या लैब में डेवलप किए हुए एंटीबॉडी क्या कर दिए अपन ने, सीधे ही किसी के शरीर में ट्रांसफर कर दिए। तो शरीर ने यहाँ पर सक्रियता पूर्वक काम नहीं किया, अपन ने बाहर से एंटीबॉडी दिए। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को नाम क्या दे दिया अपन ने, निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन जानते हैं टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण क्या है। टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। बात समझ में आई? अभी अपन स्मृति की बात कर रहे थे, अभी अपन सक्रिय इम्यूनिटी की बात कर रहे थे। तो सक्रिय इम्यूनिटी में क्या हो रहा था या स्मृति में क्या हो रहा था कि शरीर में जब कोई पहली बार जब कोई एंटीजन प्रवेश करता है या कोई रोगजनक या पैथोजन प्रवेश करता है तो शरीर के अंदर उसके प्रति एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं और वो शरीर में सदा के लिए स्थित रहते हैं। तो इसे अपन ने क्या नाम दिया था, स्मृति। तो टीकाकरण भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। टीकाकरण में अपन क्या करते हैं कि जो रोगजनक या पैथोजन का होता है उसके निष्क्रिय या दुर्बलीकृत रोगजनक को शरीर के अंदर प्रवेश करा देते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रिय दुर्बलीकृत रोगजनक जिसे टीका कहते हैं कि एंटीजन प्रोटीनों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इन एंटीजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडी वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनकी कारकों या पैथोजन को निष्प्रभावी बना देती हैं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि एक बार एंटीजन पहुंच गया तो उसके प्रति शरीर में एंटीबॉडी बन गए। जब एंटीबॉडी बन गए तो वो स्थायी रूप से शरीर में स्थित हैं और जैसे ही कोई वास्तविक संक्रमण होगा तो उस शरीर में पहले से उपस्थित उस पैथोजन के एंटीबॉडी तुरंत उस पर इफेक्ट डालेंगे और शरीर को रोग से बचा लेंगे। बात यही है, समझ में आ गई बात? तो ये टीकाकरण में अपन ने क्या कर दिया, शरीर को पहले से ही एक्टिव मोड पे डाल दिया और जैसे ही कोई संक्रमण हुआ शरीर तुरंत उससे लड़ने लगा क्योंकि शरीर के अंदर एंटीबॉडी पहले से उपस्थित है। बात समझ में आ गई होगी? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अपन एलर्जी क्या है। पर्यावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अतिरंजित अनुक्रिया व्यक्त करता है या हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है। इस अतिरंजित अनुक्रिया या हाइपर सेंसिटिविटी को एलर्जी कहते हैं। बात क्लियर हो गई होगी? एलर्जी क्या है? कोई एंटीजन, जैसे धूल के कण है, अपन देखते हैं कुछ लोगों को धूल से छींक आने लगती है, आंखों में पानी आने लगता है, नाक बहने लगती है। तो ये क्या है, कुछ लोगों को इत्र से, मतलब जो सेंट होते हैं उनसे छींक आने लगती है। ये जो एलर्जी के लक्षण हैं वो प्रकट होने लगते हैं। तो ये क्या है कि शरीर कुछ पदार्थों के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी शो कर रहा है, अतिरंजित अनुक्रिया व्यक्त कर रहा है। इस अतिरंजित अनुक्रिया को अपन ने क्या नाम दे दिया, एलर्जी नाम दे दिया।
तो बात क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है एलर्जन क्या है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति शरीर अतिरंजित प्रतिरक्षी अनुक्रिया व्यक्त करता है, ऐसे पदार्थों को एलर्जन कहते हैं। मतलब अपन सामान्य भाषा में याद रखें कि जिन पदार्थों से किसी व्यक्ति को एलर्जी होती है उन पदार्थों को एलर्जन कहते हैं। क्लियर हो गई बात। एलर्जन के प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियां या एंटीबॉडी आईजीई प्रकार की होती हैं। यहां पर ये वाली बात बहुत अच्छी तरह याद रख लो कि एलर्जन के प्रति बनने वाली एंटीबॉडी किस प्रकार की होती हैं, आईजीई प्रकार की होती हैं। देखो जब क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तो वहां पे आर और पार की लड़ाई होती है। वहां ऐसा नहीं है कि आधा नंबर मिल जाएगा, या तो पूरे मिलेंगे या एक भी नहीं मिलेगा। तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों की तैयारी अगर अच्छी तरह कर ली अपन ने तो 2 नंबर वाले और 4 नंबर वालों की अपने आप हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करो कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ पर 1 नंबर वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एलर्जी के दौरान किस प्रकार के एंटीबॉडी उत्पन्न होते हैं। तो याद कर रखना आईजी प्रकार के एंटीबॉडी उत्पन्न होते हैं। अब एलर्जी के लक्षण। एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षणों में छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। देखो एक क्वेश्चन फिर आ गया 1 नंबर का। एलर्जी में कौन से रसायन उत्पन्न होते हैं। तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन उत्पन्न होते हैं। और ये भी प्रश्न हो सकता है कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन कौन सी कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, ये मास्ट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से अपन को ये कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। और जिस दिन अपन इस तरह से पढ़ना सीख गए उस दिन अपन पढ़ना भी अपने लिए सरल हो जाता है और पेपर से डर लगना भी समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगी को संभावित एलर्जनों की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा टीके द्वारा दी जाती है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो मुझे एलर्जी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये पता करना जरूरी होता है कि किस कारण से मुझे एलर्जी है या कौन सा एलर्जन है जो मेरे लिए एलर्जी का कारण बनता है। तो डॉक्टर मुझसे पूछेगा कि बताओ आपको कब कब एलर्जी होती है। तो वो पूछेगा क्या तुम्हें कभी सेंट की खुशबू से छींक आती है, एलर्जी होती है, धूल से ऐसा होता है, तो या गर्म कपड़े जो होते हैं ऊनी कपड़े पहनते हो तब होता है ऐसा। तो अपन जब इन बातों के बारे में डिटेल जानते हैं या डॉक्टर उसके बारे में जानता है तो उन संभावनाओं पर बात की जाती है। तो उससे संबंधित टीके या वैसे माहौल में व्यक्ति को रखा जाता है और उसके बाद उसका पता लगा लिया जाता है कि किस पदार्थ से एलर्जी है। अब बात आती है कि अगर पता तो लगा लिया, अब उसका इलाज क्या है एलर्जी का। तो एलर्जी का इलाज करने के लिए प्रतिहिस्टामिन या एंटीहिस्टामिन, एड्रीनेलिन तथा स्टीरॉयडों जैसी औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षणों को घटाया जा सकता है। ठीक है। अब अपन जानेंगे स्व प्रतिरक्षा क्या है। ये भी प्रश्न 2 नंबर में भी हो सकता है और इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा उस पर भी चर्चा करेंगे और 2 नंबर का क्वेश्चन ये सीधा सीधा हो सकता है। तो अपन देखते हैं, कभी कभी आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है जिसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है। यह स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आम बाती संधिशोथ या रूमेटॉयड आर्थराइटिस से प्रभावित हैं जो एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। तो देखो ये 2 नंबर में तो सीधा सीधा हो सकता है और उदाहरण सहित अपन ने इसको लिख देना चाहिए। देखो बायोलॉजी में हमेशा कोशिश करनी चाहिए अपन को कि हर चीज का उदाहरण लिखें। तो जैसे अपन ने स्व प्रतिरक्षा क्या है इतना लिख दिया कि कभी कभी आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है जिसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है। यह स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता है। ये बात अधूरी सी हो गई।
जब अपन इसका उदाहरण भी लिख देंगे तो बात पूर्णता की ओर चली जाती है। तो 2 नंबर में जब ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो अपन को हमेशा उदाहरण भी लिखना चाहिए। तो ये 2 नंबर की बात हो गई। अब 1 नंबर में क्या क्वेश्चन हो सकता है कि निम्न में से कौन सा रोग स्वप्रतिरक्षा रोग है। ठीक है, अब अपन जानेंगे एड्स क्या है, इसके संक्रमण के कारण एवं रोकथाम के उपाय क्या है। देखो ये वाला जो प्रश्न है ये सीधा सीधा 4 नंबर में आ सकता है। एड्स क्या है, इसके संक्रमण के कारण और रोकथाम के उपाय लिखिए। जब ये सीधा सीधा 4 नंबर में आए तो अपन इसका सीधा सीधा जवाब भी लिख सकते हैं। और जब ये इसमें से 2 नंबर में आ सकता है एड्स क्या है, और इसमें से 1 नंबर में भी आ सकता है एड्स या AIDS की फुल फॉर्म लिखिए। तो इसके कई प्रारूप इसमें से हो सकते हैं और जैसे जैसे प्रश्न आए वैसे वैसे अपन जवाब भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपन जाने एड्स क्या है। एड्स शब्द AIDS शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण या एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो AIDS की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये याद रखनी है और ये शॉर्ट फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है। ठीक है, इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है। एड्स एक वायरस या विषाणु रोग है जो मानव में HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। तो देखो यहाँ पर अपन को एड्स वायरस का नाम भी पता चल गया। एड्स वायरस का नाम है HIV। HIV की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये भी अपन को याद रखना है। HIV का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स का मतलब क्या हुआ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर हो गया बात। अब अपन जानेंगे HIV वायरस किस प्रकार का वायरस है। तो HIV वायरस एक पश्च विषाणु या रेट्रोवायरस है, इसको भी याद रखना, ये भी 1 नंबर में आ सकता है। अब अपन जानेंगे HIV के संक्रमण के कारण। HIV का संक्रमण निम्न 4 कारणों से हो सकता है। पहला है संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, दूसरा है संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आदान से, तीसरा है संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग करने से, और चौथा है संक्रमित मां से प्लेसेंटा या अपरा द्वारा उसके बच्चे में भी ये ट्रांसफर हो सकता है। एड्स की रोकथाम के उपाय। एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। देखो ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। अपन को पता है कि एड्स का कोई टीका नहीं है, एड्स का कोई इलाज नहीं है, इसलिए एड्स की रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। मतलब इससे बचना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO, ये भी याद रखना, NACO की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो हमारे देश में NACO और कई गैर सरकारी संगठन जिन्हें NGO कहा जाता है, लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि अपन को पता है इसका कोई इलाज तो है नहीं, इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। तो एड्स की जानकारी मतलब लोगों को इसके प्रति जागरूक करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एड्स जानकारी ही बचाव है। यदि आपको पता है एड्स इन कारणों से फैलता है तो उन कारणों से अपन दूर रहें तो एड्स से बचे रहेंगे। इसलिए इसका एक स्लोगन है, एड्स जानकारी ही बचाव है। ठीक है, तो ये लोगों को इसके बारे में शिक्षित करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, HIV एड्स की रोकथाम के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। तो ये प्रश्न भी आ सकता है अलग से कि WHO द्वारा एड्स की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो इसमें जवाब है क्या नाम है, WHO रक्त बैंकों के रक्त को HIV से मुक्त कराने की मुहिम में लगा हुआ है।
मतलब रक्त बैंक या ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा हुआ होता है उसकी पहले से HIV टेस्ट लगा के रखा जाता है। दूसरा है अस्पतालों और क्लिनिकों में केवल डिस्पोजेबल सिरिंज ही उपयोग में की जाए, जिससे उपयोग की जाए, इसकी व्यवस्था भी WHO करने में लगा हुआ है। जैसा कि अभी अपन ने बात की थी कि इंजेक्शन साझा करने से, एक इंजेक्शन से एक को इंजेक्शन लगा दिया और उसी सिरिंज से दूसरे को इंजेक्शन लगा दिया तो क्या है, एड्स के फैलने की संभावना रहती है। तो इसकी भी व्यवस्था WHO ने की है कि एक सिरिंज एक ही व्यक्ति को लगाई जाए। तीसरा है कंडोम का मुक्त वितरण, ड्रग के कुप्रयोग को नियंत्रित करना। ये ड्रग के कुप्रयोग को नियंत्रित करने से क्या तात्पर्य है, क्या होता है कि कुछ लोग इंजेक्शन के द्वारा ड्रग लेते हैं, नशा करते हैं, और एक इंजेक्शन के द्वारा कई लोग नशा करते हैं, तो इससे भी एड्स के फैलने की संभावना रहती है। तो ड्रग के कुप्रयोग को नियंत्रित करेंगे तो इंजेक्शन का प्रयोग लोग कम से कम करेंगे और एड्स के फैलने की संभावना कम हो जाएगी। अगला है सुरक्षित एवं संबंधों की सिफारिश करना और सुग्राही, मतलब ऐसी समष्टि या पॉपुलेशन जो HIV से ग्रसित है उनकी HIV की नियमित जांच को बढ़ावा देना, जिससे नए लोग उनसे संक्रमित न हो, और जो लोग संक्रमित हो गए हैं उनको उस पॉपुलेशन से अलग करके रखा जाए। मतलब अलग करने से तात्पर्य ये है कि उनको इस बात की शिक्षा दी जाए कि वो लोगों से इस संबंध में दूरी बना के रखें कि जैसे यौन संबंध या खुले यौन संबंध न बनाए, या बनाए तो सुरक्षित यौन संबंध बनाए, उनके किसी के साथ अपनी सुई साझा न करें, इस प्रकार की उनमें उनको जानकारी दी जानी चाहिए। अब अपन जानेंगे कैंसर क्या है, इसके कारण एवं रोकथाम के उपाय क्या है। तो देखो अपन को पता है कि ये भी क्वेश्चन सीधा 4 नंबर में आ सकता है। तो कैंसर क्या है, इसके कारण और रोकथाम के उपाय। मानव के भयंकर रोगों में से एक कैंसर है। यह विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण भी है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और बड़ी संख्या में मर भी जाते हैं। कैंसर होने की क्रियाविधि अथवा सामान्य कोशिकाओं का कैंसर कोशिकाओं में परिवर्तन कैंसर जनी रूपांतरण या कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। देखो यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन या कैंसर जनी रूपांतरण क्या है। तो जवाब क्या होगा, सामान्य कोशिकाओं का कैंसर कोशिकाओं में बदलने की क्रियाविधि कैंसर जनी रूपांतरण या कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन, मतलब कोशिकाओं की वृद्धि और कोशिका विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित होता है, लेकिन कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविधियां टूट जाती हैं, जिसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रखती हैं और कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं। इस कोशिकाओं के भंडार को अर्बुद या ट्यूमर कहते हैं। ये ट्यूमर 2 प्रकार के हो सकते हैं, सुदम या बिनाइन ट्यूमर, दुर्दम या मैलिग्नेट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर सामान्यतः अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर कोशिकाओं का पुंज या गुच्छ है जो नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये नियोप्लास्टिक या नवद्रव्यी कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती हैं। ये ट्यूमर कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती हैं। ऐसे ट्यूमरों से निकलने वाली कोशिकाएं रक्त द्वारा शरीर के दूर दराज स्थलों पर पहुंच जाती हैं और वहां पर भी, और जहां पर भी ये जाती हैं वहां नए ट्यूमर बनाना प्रारंभ कर देती हैं। इस स्थिति को मेटास्टेसिस कहते हैं। देखो यहां पर 2 शब्द आए, एक तो आया मेटास्टेसिस क्या है, दूसरा आया था देखो ये वाला नियोप्लास्टिक कोशिकाएं। तो ये नियोप्लास्टिक कोशिकाएं क्या है, मैलिग्नेट ट्यूमर जो होता है वो ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है
जो लगातार कोशिका विभाजन करती रहती हैं। इन लगातार कोशिका विभाजन करने वाली कोशिकाओं को नियोप्लास्टिक या नवद्रव्यी कोशिकाएं कहते हैं। तो ये तो हो गई नवद्रव्यी कोशिकाएं। अब बात आती है कि मेटास्टेसिस किस घटना को कहते हैं या किस स्थिति को कहते हैं। तो देखो, शुरुआत में ये नवद्रव्यी या नियोप्लास्टिक कोशिकाएं एक स्थान पर ही गुच्छा बना के रहती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये नियोप्लास्टिक सेल्स या नियोप्लास्टिक कोशिकाएं पूरे शरीर में फैल जाती हैं या पूरे शरीर में रक्त के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, और जहां पर भी ये जाती हैं वहां पर प्रत्येक कोशिका से नए ट्यूमर बनना प्रारंभ हो जाता है। तो इस स्थिति को, जिस स्थिति में नियोप्लास्टिक कोशिकाएं पूरे शरीर में फैलती हैं और प्रत्येक कोशिका से नया ट्यूमर डेवलप हो जाता है, इस स्थिति को मेटास्टेसिस कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो मेटास्टेसिस कहलाने वाला यह गुण मैलिग्नेंट ट्यूमर का सबसे डरावना या सबसे खतरनाक गुण है। अब जानते हैं अपन कैंसर के कारण। सामान्य कोशिकाओं के कैंसरी या नवद्रव्यीय या नियोप्लास्टिक कोशिकाओं रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों प्रकार के हो सकते हैं। ये कारक कैंसरजन या कार्सिनोजन कहलाते हैं। तो देखो, यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न हो सकता है, कैंसरजन या कार्सिनोजन क्या है? तो कैंसर कोशिकाओं को विकसित करने वाले कारक कैंसरजन या कार्सिनोजन कहलाते हैं। ये कैंसरजन या कार्सिनोजन क्या है? जैसे एक्सरे, गामा रे और गामा रे जैसे आयनकारी विकिरण और परावैंगनी किरणों जैसे अनायनकारी विकिरण सामान्य कोशिकाओं के डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं और उन्हें सामान्य कोशिकाओं को किस में बदल देते हैं? नियोप्लास्टिक या नवद्रव्यी कोशिकाओं में बदल देते हैं। तो ये क्या कहलाए? एक्सरे, गामा रे, परावैंगनी किरणें क्या कहलाएंगी? ये कैंसरजन कहलाएंगी। ठीक है। इसी प्रकार से तंबाकू के धुएं में कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कैंसरजन की तरह कार्य करते हैं और फेफड़े के कैंसर के कारण बनते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों में कुछ वायरस भी होते हैं। ऐसे वायरसों को अपन ऑन्कोजेनिक वायरस या कैंसरजन वायरस कहते हैं, और ऐसे वायरसों के जीन को अपन वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं। तो देखो, यहाँ पे प्रश्न हो सकता है ऑन्कोजेनिक वायरस, या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है वायरल ऑन्कोजीन क्या है। क्लियर होगी बात? अब आगे देखते हैं। सामान्य कोशिकाओं में कई जीन ऐसे होते हैं जो सामान्य कोशिकाओं को कैंसरजनी कोशिकाओं में बदल देते हैं। ये जीन क्या कहलाएंगे? सेल्यूलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन कहलाएंगे। तो देखो, यहाँ पर 2 शब्द अपन को मिले, प्रोटो ऑन्कोजीन और वायरल ऑन्कोजीन। तो प्रोटो ऑन्कोजीन ऐसे जीन हैं जो सामान्य कोशिकाओं में या मनुष्य की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देते हैं। जबकि वायरल ऑन्कोजीन क्या है? ये वायरस के शरीर में पाए जाने वाले जीन है, और ऐसे वायरस क्या करते हैं? मनुष्य की सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देते हैं। तो ये प्रश्न भी हो सकते हैं। अब अपन जानेंगे कैंसर का उपचार या रोकथाम के उपाय। आमतौर पर कैंसरों के उपचार के लिए शल्यक्रिया या विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। विकिरण चिकित्सा में अर्बुद या ट्यूमर कोशिकाओं को घातक रूप से किरणित या इरिटेट किया जाता है। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए अनेक रसोचिकित्सकीय या कीमोथेराप्यूटिक औषध काम में लाए जाते हैं। अधिकांश कैंसर का उपचार शल्यकर्म, विकिरण चिकित्सा और रसोचिकित्सा तीनों के संयोजन के द्वारा किया जाता है। अर्बुद कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचने का प्रयास करती हैं। इसलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरक कहते हैं, जैसे कि बाई इंटरफेरॉन। ये बाई इंटरफेरॉन प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिव करता है या सक्रियत करता है और इन ट्यूमर या अर्बुद को नष्ट करने में सहायता करता है। इसके साथ ही अपना ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन
के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।